क्या दोस्तों के बीच किया गया कोई भी वादा या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में अग्री पर क्लिक कर देना एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? हमेशा नहीं। जरा सोचिए, एक कॉन्ट्रैक्ट एक मजबूत इमारत जैसा है और इसे खड़ा रखने के लिए कुछ खास पिलर्स यानी स्तंभों का होना जरूरी है। अगर एक भी स्तंभ कमजोर हुआ तो पूरी की पूरी डील ढह सकती है। चलिए आज इन्हीं 3 जरूरी स्तंभों को समझते हैं। हम सब रोज किसी न किसी तरह के समझौते करते ही हैं, है ना? चाहे वो ऑनलाइन आई एग्री पर क्लिक करना हो या किसी दोस्त से की गई कोई डील। लेकिन क्या ये समझौते वाकई में कानूनी तौर पर मजबूत हैं? क्या वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं? तो चलिए समझते हैं कि एक आम से वादे को एक बुलेट प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट आखिर बनाता क्या है। किसी भी पक्के कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए इन 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, क्या कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग सही हैं? मतलब क्या वो लीगली केपेबल है? दूसरा, क्या उनकी सहमति असली है, मतलब बिना किसी दबाव के? और तीसरा, क्या कॉन्ट्रैक्ट का मकसद कानून की नज़र में सही है? हम इन तीनों को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, सही लोग। देखिए, कानून साफ कहता है कि हर कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी मतलब लीगली बाइंडिंग समझौता नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन है जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? कानून की भाषा में इसे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये बस ये पूछने का एक फैंसी तरीका है कि क्या जिस इंसान ने समझौते पर साइन किए हैं उसे कानून ऐसा करने की इजाजत देता भी है या नहीं। ये पहला और सबसे बेसिक फिल्टर है। तो आमतौर पर कैपेसिटी की पहली और सबसे सीधी शर्त है उम्र। कानून के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी भी इंसान की उम्र कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए, जिसे हम एज ऑफ मेजॉरिटी भी कहते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत है, वॉइड एब इनिशियो। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है शुरू से ही शून्य। इसका मतलब ये हुआ कि एक नाबालिग के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट कानूनी तौर पर कभी बना ही नहीं, वो शुरू से ही एक डेड एग्रीमेंट है। लेकिन यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ नाबालिग के फायदे के लिए है और उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालता तो वो नाबालिग उसे कोर्ट में लागू करवा सकता है। पर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट उस पर कोई भी बोझ डालता है वो फौरन शुरू से ही शून्य हो जाता है। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए कोई दुकानदार किसी नाबालिग को जिंदा रहने के लिए जरूरी सामान जैसे खाना या दवाइयाँ बेचता है, तो क्या उससे भी पैसे नहीं मिलेंगे? कानून इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? इसके लिए कानून नेसेसरीज यानी जरूरी चीजों का एक एक्सेप्शन बनाता है। इसमें पढ़ाई और मेडिकल ट्रीटमेंट भी शामिल है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। सप्लायर पैसे सीधे नाबालिग से नहीं मांग सकता, वो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी यानी जायदाद से ही वसूल सकता है। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर चलते हैं, स्वतंत्र सहमति। एक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कागज पर साइन कर देना नहीं होता, ये एक असली समझौता है और ये समझौता अपनी मर्जी से होना चाहिए। समझ लीजिए, यही किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की नींव है। कानून में इसके लिए एक टर्म है कंसेंसस एड इडेम। इसका सीधा सा मतलब है मन का मिलन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पक्ष एक ही चीज को एक ही तरह से समझकर उस पर राजी हुए हैं। अगर दोनों के दिमाग में अलग अलग बातें चल रही हैं तो कोई असली सहमति है ही नहीं। तो सहमति स्वतंत्र कब नहीं मानी जाती? कानून 5 ऐसी सिचुएशंस बताता है जो सहमति को खराब कर सकती हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मौजूद है तो समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट की नींव हिल सकती है। जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव दोनों ही सहमति को खत्म कर देते हैं। जबरदस्ती में फिजिकल फोर्स या धमकी होती है, जबकि अनुचित प्रभाव में एक पार्टी अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर दूसरे पर मेंटल प्रेशर बनाती है। दोनों ही मामलों में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। इसका मतलब है कि जो पीड़ित पार्टी है उसके पास कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का ऑप्शन होता है। अब गलती के नियम थोड़े पेचीदा हैं। अगर किसी को अपने देश का कानून नहीं पता तो ये कोई बहाना नहीं माना जाता और कॉन्ट्रैक्ट वैध रहता है। लेकिन अगर दोनों पार्टियां किसी ज़रूरी फैक्ट को लेकर गलतफहमी में है, मान लीजिए वो एक ऐसी कार खरीद बेच रहे हैं जो असल में जल चुकी है, तो एग्रीमेंट शून्य हो जाता है। और अगर सिर्फ एक पार्टी से गलती हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर वैलिड ही रहता है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, वैधता
ये बहुत सीधा साधा है। कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य यानी जो काम करने के लिए समझौता हो रहा है वो खुद कानून के दायरे में होना चाहिए। ये एक गोल्डन रूल है। कानून कभी भी किसी ऐसी चीज को लागू नहीं करेगा जो खुद गैर कानूनी हो। अगर किसी समझौते का मकसद ही अवैध है तो वो शुरू से ही बेकार है। फुल स्टॉप। गैर कानूनी मकसद कई तरह के हो सकते हैं। कुछ तो साफ साफ अपराध होते हैं, जबकि कुछ थोड़े घुमावदार होते हैं, जैसे पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होना। मिसाल के तौर पर किसी सरकारी अफसर को रिश्वत देने का समझौता, ये सीधे सीधे पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है और इसलिए पूरी तरह शून्य है। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक मगर जरूरी फर्क को समझना होगा, जिसके असल दुनिया में बड़े नतीजे होते हैं। ये फर्क है शून्य यानी वॉइड और अवैध यानी इल्लीगल के बीच। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं पर है नहीं। इस फर्क को समझने के लिए चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी ने जुए में पैसे हारे और उस कर्ज को चुकाने के लिए किसी से लोन लिया। तो क्या लोन देने का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा? इस पहेली को सुलझाने की चाबी ये है। भारतीय कानून के हिसाब से सट्टेबाजी यानी जुए के अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई जुए में जीती हुई रकम नहीं देता तो उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन जुआ खेलना अपने आप में अवैध या गैरकानूनी नहीं है, जब तक कि वो किसी और कानून को ना तोड़े। और यहीं पर असली फर्क सामने आता है। एक अवैध समझौते से जुड़ा कोई भी दूसरा लेनदेन, जिसे हम कोलैटरल ट्रांजैक्शन कहते हैं, वो भी अवैध और शून्य हो जाता है। लेकिन एक शून्य समझौते से जुड़ा सहायक लेनदेन आमतौर पर पूरी तरह वैध रहता है। तो हमारे सवाल का जवाब है हाँ, जुए का कर्ज चुकाने के लिए लिया गया लोन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि जुए का अग्रीमेंट सिर्फ शून्य है, अवैध नहीं। इसलिए उससे जुड़ा लोन का लेन देन खराब नहीं होता और उसे कानून लागू करवा सकता है। देखा, ये छोटा सा लेकिन कितना शक्तिशाली फर्क है। तो आखिर में किसी भी समझौते को परखने के लिए ये रही आपकी 3 पॉइंट चेकलिस्ट। क्या इसमें सही लोग शामिल हैं? क्या उनकी सहमति असली और आज़ाद है? और क्या इसका मकसद कानूनी है? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो आपके पास एक मजबूत लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगली बार जब कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो या बस किसी से हाथ मिलाकर कोई डील पक्की करनी हो, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या ये तीनों स्तंभ अपनी जगह पर खड़े हैं? क्योंकि याद रखिए, कानून की नज़र में कोई भी वादा सिर्फ उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी नींव।